क्या आपने कभी कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है, और अगर ली है तो क्या आपने प्रॉपर एनालिसिस किया है प्रॉपर्टी लेते टाइम, या फिर आपने अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी पड़ोसी के कहने पर और दिल से सोच के प्रॉपर्टी ले ली है? अगर ऐसी प्रॉपर्टी ली है तो वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट में अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो किन किन फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा। पेपर पेन लेके नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं श्योर हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते टाइम कंसीडर नहीं किए हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं, उसके बाद ही आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है। तो वो सारे पॉइंट्स नोट करने के लिए आप तैयार हो जाइए। एक एक पॉइंट आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट पे जो ROI आएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगी, उन सब पे अच्छा खासा इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये कहावत है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी से घर लिए जाते हैं और घर से कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं ली जाती, इसीलिए कमर्शियल में इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। बड़े बूढ़ों ने भी यही कहा है और अब तक हमने भी यही सुना है और उसी हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट ही किया है। आपने भी ये चीज़ सुनी समझी होगी, इसीलिए आपने भी कमर्शियल प्रॉपर्टी ली होगी। आज उन एक एक पॉइंट्स को मैं बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले, हर प्रॉपर्टी बिकती है, लेकिन हमें कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है ये हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि एक ही टाइम पर अगर आपने 5 अलग अलग प्रॉपर्टी ली और पांचों प्रॉपर्टी अलग अलग रिटर्न दे रही है, इसका मतलब हर प्रॉपर्टी के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, उसका अलग अलग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को बेस्ट और द बेस्ट या पुअर बना सकता है। तो ये सारे क्राइटेरिया आपको देखने हैं। पहला क्राइटेरिया से मैंने आपको बताया कि डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट रिटर्न देती है, तो आपको सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अच्छी करनी है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेने हैं। जैसे लोकेशन, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में कहा जाता है लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आपको प्रॉपर्टी की लोकेशन देख के समझ के फिर ही प्रॉपर्टी लेनी है। वहाँ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी रेंटल आता है, उसी हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी अच्छा रिटर्न देती है। जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले ये हमें समझना पड़ता है कि हमारा रोड मैप क्या है, क्योंकि रोड मैप जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। रोड मैप जैसे पहले आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, वो सेल्फ यूज़ के लिए है, रेंटल पर्पस के लिए है, क्या आपकी उसकी रेंटल एक्सपेक्टेशन है, प्रॉपर्टी की ROI क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और किस टाइम पर आपको वहाँ एग्जिट लेना है। क्योंकि जब आपको आपका टारगेट मीट आउट हो रहा है तो उस टाइम एग्जिट लेना भी ज़रूरी है। जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तब तक उस प्रॉफिट को आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक अच्छी करनी बहुत ज़रूरी है। जब बात सिलेक्शन की आती है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्या उसका बजट है, वो सेल्फ यूज़ के लिए है या रेंटल के लिए है, आपकी एक्सपेक्टेड ROI क्या है वहाँ पर, और फ्यूचर में क्या आपकी जो नीड है वो फ्लेक्सिबल है। मान लीजिए आपने रेंटल के लिए लिया है तो आप वो क्या उसे सेल्फ यूज़ कर सकते हैं, आपका जो सेल्फ यूज़ का क्राइटेरिया है क्या वो मीट आउट हो सकता है या नहीं हो सकता। ये चीज़ें आपको सबसे पहले आपको समझ लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको एंटर होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी जो खरीदते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी खासकर जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर रेंटल के लिए खरीदते हैं कि हमारा एक रेंटल इनकम हो जाएगा। देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी सिर्फ रेंटल के लिए खरीदी नहीं जाती, ये एक अच्छे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदी जाती है। तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या रेंटल या क्या वैल्यू एप्रिसिएशन हो सकता है, ये भी आपको अच्छे से प्लान करना है। क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी में खासकर, वैसे तो ये हर प्रॉपर्टी के अंदर रूल होता है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में खासकर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पर आपको मार्केट में एंट्री करनी है, किस टाइम पे एग्जिट करना है। अक्सर देखा जाता है कि लोग इन्वेस्टर नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है। वैसे कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आपको इसके अंदर देखने हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप दिल से सोच के प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि मुझे इस टाइम लेना है, तो वहाँ पे आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिफाइन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों को
अच्छे से समझकर, क्योंकि राइट टाइम पे आप एंट्री करेंगे, क्विक डिसीजन लेंगे, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन की आप ले सकते हैं। और राइट टाइम पे नहीं कर रहे हैं, आप सोच समझ के थोड़ा टाइम लगा के कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि अच्छी लोकेशन निकल जाती है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही प्रेफर्ड प्रॉपर्टी होती है, वही इजीली रेंट आउट होती है, या सेल्फ यूज में भी गुड अट्रैक्शन वो क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर कब अच्छे रेट पे बाई करना है और किस टाइम एग्जिट करना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर हैं। अब आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी तो ले ली, क्या आप उस पर रेगुलर चेक रख रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने बताया, आपको एग्जिट पॉइंट भी यहाँ डिफाइन होता है। क्योंकि अगर आपने एग्जिट राइट टाइम पे नहीं किया या रेगुलर चेक नहीं किया कि मेरी प्रॉपर्टी क्या रिटर्न दे रही है, इस टाइम वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ या नहीं हुआ, कैचमेंट एरिया में क्या डेवलपमेंट है, ये सब फैक्टर्स अगर आप रेगुलर चेक नहीं कर रहे हैं तो आपको एग्जिट पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता। तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रेगुलर उस पर चेक्स भी रखना है। और जैसे मैंने बताया, आपको माइंडसेट इन्वेस्टर का रखना है, आपको उससे लगाव नहीं करना है। जब आपका इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है तो आपकी प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती, आप उसे सिर्फ एक रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। तो आप उसको राइट टाइम पे अच्छी तरह लिक्विडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया, लिक्विडेट जब तक नहीं कर पाएंगे आप प्रॉपर्टी को, तब तक उससे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे और उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर आपको ये भी देखना है कि बैंक लोन कौन कौन से दे रहे हैं और कितना % आपको बैंक लोन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ सेल्फ फंडिंग और बैंक लोन दोनों से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपका बजट अलग हो सकता है। अगर आप सेल्फ फंडिंग से ले रहे हैं तो आपका बजट अलग हो सकता है। तो बैंक लोन कौन कौन से दे रहे हैं, कितना आपको बैंक लोन लेना है, कितना आपके सेल्फ फंडिंग है, ये आपको पहले से मैप कर लेना है। फिर कौन से फ्लोर पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कौन से फ्लोर पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कमर्शियल के अंदर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पे आता है, वो ऊपर के फ्लोर्स पे उतना नहीं आता। जब भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो रिटेल की अगर प्रॉपर्टी है, तो प्रेफर कीजिए अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी है, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी हमेशा आपको अच्छा आरओआई देने वाली है। तो प्रेफर कीजिए कि फ्लोर ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी है, वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। अगर सेल्फ यूज भी ले रहे हैं तो आपके लिए क्या वो सूटेबल है, इसको आप ज़रूर एक बार चेक कर लें। वास्तु हो सकता है तो चेक कर लें, क्योंकि वास्तु भी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है। अगर वास्तु अच्छा है प्रॉपर्टी का तो भी आपको वो अच्छा रिटर्न देता है। फिर ब्रांड्स कौन कौन से एसोसिएटेड हैं डेवलपर के साथ, क्योंकि डेवलपर के पुराने प्रोजेक्ट्स पे अगर हम जाते हैं और वहाँ पे अच्छे ब्रांड्स ऑलरेडी वहाँ पर आए हुए हैं, तो वो अक्सर देखा जाता है वो सेम ब्रांड्स डेवलपर के नए प्रोजेक्ट में भी आ जाते हैं। तो डेवलपर के साथ कौन कौन से ब्रांड्स एसोसिएटेड हैं जो उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट में है, और वहाँ कैसा फुटफॉल है, उनका कैसा फीडबैक है, कैसा वो एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि मॉल की मेंटेनेंस या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की मेंटेनेंस कैसी हो रही है, उस पर भी डिपेंड करता है कि ब्रांड कितना वहाँ अच्छा फील कर रहे हैं। अगर ब्रांड अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा उनको फुटफॉल मिल रहा है और अच्छे क्लाइंटेज मिल रही है, अच्छा मतलब फुटफॉल अच्छा होने के कारण उनकी सेल अच्छी हो रही है, तो वो ब्रांड खुश होते हैं और अगले प्रोजेक्ट में भी वहाँ पर वो रिपीट करते हैं। फिर पार्किंग स्पेस यहाँ पर क्या है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्किंग। लोकेशन के बाद सब पार्किंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्किंग अगर फ्लो अच्छा है, स्पेस ठीक है, डेडिकेटेड पार्किंग है, प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, तो भी लोग कमर्शियल के अंदर आते हैं। और पार्किंग की फ़ीस क्या होने वाली है, क्योंकि अगर वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी चार्जेस लगा दिए जाएंगे तो अगेन लोग पार्किंग बहुत ज़्यादा के कारण, बहुत ज़्यादा पे होने के कारण वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पार्किंग का क्या प्रोविज़न है, कितने फ्लोर की पार्किंग है, क्या इजीली अप्रोचेबल है या नहीं वो प्रॉपर्टी, ये ज़रूर आप देख लें। पार्किंग एक बहुत बहुत ज़रूरी फैक्टर है जो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते टाइम ध्यान देना है। अब बात करते हैं, डेवलपर ने अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी सारी की सारी इन्वेस्टर्स को दे दी, क्योंकि इन्वेस्टर्स एंड यूज़र्स या मतलब देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेवलपर अगर कुछ एरिया होल्ड करके रखता है, क्योंकि उसे कुछ ब्रांड्स लाने पड़ते हैं। अगर ब्रांड आएंगे तब आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और उसको देख के और ब्रांड्स भी आएंगे। ये ब्रांड आते हैं और अपना फुटफॉल लेकर आते हैं। जो बड़े ब्रांड्स आप देखते हैं उनके आने से वहाँ फुटफॉल आता है, क्योंकि मार्केट में एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं। अगर आप वहाँ कोई अपना भी एक्टिविटी करना चाहते हैं सेल्फ यूज़ के लिए, तो आपके लिए उस कॉम्प्लेक्स के अंदर
अच्छे ब्रांड्स का होना ज़रूरी है। तो डेवलपर ने अगर कुछ एरिया होल्ड रखा हुआ है और वहाँ पर वो ब्रांड्स लेकर आएगा, क्योंकि ब्रांड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आते हैं, तो कोई भी जिसने सेल्फ यूज़ के लिए दिया है या लीज पर्पस के लिए जिसने लिया है, वो रेवेन्यू शेयरिंग पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि ब्रांड आपसे इंटीरियर्स भी करवाते हैं। तो यहाँ डेवलपर ने अगर अपना स्पेस रखा हुआ है तो डेवलपर के पास वो कैपेसिटी होती है कि ब्रांड्स को रेवेन्यू शेयरिंग पे ला पाए, क्योंकि वो उसमें इन्वेस्टमेंट और करके रेवेन्यू शेयरिंग पे ब्रांड को ला पाते हैं। तो ऐसे केस में आपके प्रोडक्ट जो आपकी शॉप है या ऑफिस स्पेस है, आपका रिटेल की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर डेवलपर की प्रॉपर्टी के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी का भी लीज रेंटल बढ़ता है, उस पर आपको भी अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है। तो आप डेवलपर के पास कितना स्पेस होल्ड किया हुआ है ये भी आप चेक कर लें। अगर सारा का सारा बेच दिया तो फिर आपकी प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा ब्रांड्स उस एरिया में नहीं आने वाले हैं और अच्छा आरओआई भी नहीं मिलने वाला, आपको रेंटल तो दूर की बात है। बात करते हैं कि जिस डेवलपर की आप प्रॉपर्टी लेने के लिए निकले हैं, उस डेवलपर का प्रोफाइल क्या है, उसकी मार्केटिंग टेक्निक्स क्या है, क्या उसने रेरा जैसी अप्रूवल्स या तमाम अप्रूवल्स जो बिल्डिंग प्लान के लिए अप्रूवल के लिए ज़रूरत होती है वो सारी अप्रूवल्स ली हैं, क्या उसके पास फायर एनओसी है या नहीं है। मतलब तमाम सारी अप्रूवल्स को भी आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रीवियस प्रोजेक्ट में क्या वो अटेन कर पाया, उसको अचीव कर पाया। अगर वो अचीव नहीं कर पाया तो शायद इसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो वहाँ पर डेवलपर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ साथ उसका मार्केटिंग का स्टाफ कैसा है, उसका विजन क्या है डेवलपर का, क्या मार्केटिंग स्टाफ के पास अच्छा एक्सपीरियंस है या नहीं, लीजिंग एक्सपर्टीज डेवलपर के पास है या नहीं, ये सब भी चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर ये सब चीज़ें डेवलपर के पास अच्छा रिच एक्सपीरियंस नहीं है तो वो नहीं चला पाएगा। क्योंकि कमर्शियल बनाना तो बहुत आसान होता है लेकिन कमर्शियल चलाना सबसे टफ काम होता है। तो ये आप हमेशा देख लें कि कमर्शियल प्रॉपर्टी एक अच्छे ब्रांडेड डेवलपर की लें जिसका प्रीवियस ट्रैक अच्छा है, तो वो प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। रिटर्न आरओआई बेटर या अच्छा रेंटल दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे हमें डेवलपर के फ्यूचर विजन के साथ साथ, क्योंकि जब तक हम इसको एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पाएंगे। तो फ्यूचर विज़न के साथ साथ डेवलपर की क्या अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी क्या है और क्या विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी में एक्सटर्नल फसाड क्या है या उस कमर्शियल प्रॉपर्टी का फ्रंट क्या है, ये सब भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आपकी आरओआई पे अगेन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो ये भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते टाइम ज़रूर समझ लीजिए। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत सारे पॉइंट आपने कंसिडर नहीं किए होंगे। अगर शो पसंद आ रहा है तो आप लाइक्स और ऐसे शो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आ रहा है तो साथ में कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको वाकई में ये पसंद आ रहा है, क्या आपने सब रिसर्च पहले किया था या अब आगे ऐसा रिसर्च करेंगे, क्या आप इसकी कमिटमेंट मेरे को करते हैं। तो ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान से, सारे पॉइंट आपने सुने होंगे और आगे भी जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो भी आपके काम के हैं, वो भी आप नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन जो है आपके इन्वेस्टमेंट का, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का, वो करीब करीब मेरे हिसाब से आपको 5 साल का समय देना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कमर्शियल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं देती है, क्योंकि अच्छे रेट पे बाई करने के लिए आपको इनिशियल स्टेज पे मास्टर प्लान देख के, विज़न देख के, उस एरिया का फ्यूचर देख के, जो फ्यूचर गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स हैं, कनेक्टिविटी किस टाइप की हो रही है, उसको देखकर फोर्स ही करके आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। लेकिन जब उस पर वो प्रोडक्ट तैयार होता है, या मान लीजिए कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लिया आपने, वो प्रोडक्ट तैयार हुआ 3 साल 4 साल में, तो उसके तैयार होने के बाद वहाँ पर रिटर्न आना शुरू होता है। इमीडिएटली आप सोचें अंडर कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि यहाँ पर एंड यूज़र्स या ब्रांड तब आते हैं जब वो कैचमेंट एरिया को देख लेते हैं। तो वो आपका पोजीशन के बाद साल 2 साल में मार्केट मैच्योर होती है। तो ये आपको कम से कम 4 से 6 साल के बीच का अगर टाइम फ्रेम आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न देती है। शुरू में अक्सर कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देती है, लेकिन अगर थोड़ा सा विज़न आपका बड़ा हो तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको रेजिडेंशियल से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है। फिर जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए निकले हैं उसकी सीलिंग हाइट क्या है। देखिए, अगर कोई शोरूम आता है ग्राउंड फ्लोर पे, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ली और वहाँ कोई शोरूम आ रहा है, तो उसे करीब करीब 13-14 फीट मिनिमम सीलिंग हाइट उसको चाहिए। अगर इतनी सीलिंग हाइट नहीं मिलती
तो वो बहुत ज़्यादा ब्रांड कंफर्टेबल नहीं हो पाता, वो बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को शोकेस अच्छे से नहीं कर पाता। तो सीलिंग हाइट आपकी प्रॉपर्टी की क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर शॉप जो कमर्शियल है आपकी, उसका फ्रंट क्या है, उसका शेप क्या है बेसिकली, क्योंकि शेप कैसी है प्रॉपर्टी की ये भी आपके लिए मायने रखती है। वो प्रॉपर्टी आपकी गौमुखी है या शेरमुखी है, इससे भी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे कितना रिटर्न आने वाला है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, क्या वहाँ रेस्ट रूम है उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर, वेटिंग लॉन्च क्या है, किड्स प्ले एरिया क्या है, वाटर बॉडीज़ वहाँ कितनी हैं, वॉशरूम्स कितने हैं। जब तक ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तब तक लोग वहाँ बाइंग करने नहीं आते हैं। तो ये वहाँ पर क्या है ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। और जिस शॉप को आपने लिया है उसकी विजिबिलिटी के लिए आपको क्या स्पेस दिया जा रहा है, उस पर होर्डिंग जो लगेगी उसके लिए क्या स्पेस है, क्या कोई कॉमन स्पेस है जहाँ पे आपको उसकी विजिबिलिटी मिलने वाली है, ये भी आपको देख कर समझना की ज़रूरत है। साथ में यूजेबल एरिया आपको कितना मिल रहा है। देखिए, सुपर एरिया, रेरा कहता है कि आपको सुपर एरिया के हिसाब से नहीं बेचना, लेकिन अभी भी ट्रेंड यही है, डेवलपर्स आपको सुपर एरिया ही कोट करते हैं। तो एक्चुअल कारपेट एरिया आपको कितना मिलने वाला है ये ज़रूर आप चेक कर लीजिए, और उसके ज़रूरत हो तो आप उसके डायमेंशंस ज़रूर रिटर्न में ले लीजिए, क्योंकि बाद में पता लगता है वो डायमेंशंस नहीं मिले आपको। और वो बीबीए को भी आप एक बार पढ़ लीजिए कि क्या उसमें उसे चेंज करने का कोई क्लॉज तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आपको एक्चुअल प्रॉपर्टी का जो कारपेट एरिया कमिट किया जा रहा है वो एरिया आपको मिलेगा ही नहीं। तो सुपर एरिया वर्सेस कारपेट एरिया, और क्या उसकी जो वेस्टेज डेवलपर द्वारा बताई जाती है वो वाकई में उतना एरिया यूज़ हो भी रहा है, नहीं हो रहा कॉमन एरिया में, ये भी आपको पहले समझने की ज़रूरत है। आपकी प्रॉपर्टी पर क्या मेंटेनेंस आफ्टर पोजीशन आने वाली है, इसको ज़रूर आप थोड़ा सा आइडिया कर लें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आती है तो मेंटेनेंस ही आपका इक्वल टू रेंटल हो जाता है, और रेंटल इससे काफ़ी बढ़ जाता है। रेंटल प्लस मेंटेनेंस, तो ब्रांड यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी पे क्या मेंटेनेंस है और क्या फैसिलिटीज़ डेवलपर द्वारा कमिट की जा रही है, वो सब आप पहले एनालाइज कर लें, क्योंकि ब्रांड का आना नहीं आना, उसकी वायबिलिटी का निकलना, क्योंकि अगर ब्रांड को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो ब्रांड कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये ज़रूर आप प्रॉपर्टी लेते टाइम एक बार ज़रूर ध्यान दे दें। कैचमेंट एरिया में किस टाइप के लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, क्या उनका कंज्यूमर बिहेवियर है, किस टाइप की वो बाइंग करते हैं, उस टिकट साइज़ क्या है जिनकी वो बाइंग करते हैं, और ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर ही आपको बताएगा कि वहाँ पर किस टाइप की प्रोडक्ट की सेलिंग हो सकती है। अगर अच्छे प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट बिक सकते हैं तो इसका मतलब कैचमेंट एरिया में पर कैपिटा इनकम अच्छी है, तो वहाँ पर शॉप रेंटल भी अच्छा जाएगा, और रेंटल अच्छा जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिसिएशन भी अच्छी होने वाली है। और लीजिंग राइट यहाँ पर किसके पास है, क्या डेवलपर ने अपने पास रखे हैं, और क्या वो लीजिंग राइट रख के क्या वो ब्रांड्स को ला भी पाएगा या नहीं पाएगा, तो ये भी आपको समझना है। और अगर उस लीजिंग राइट, मैं मानता हूँ कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आपको लगता है कि मैं कमर्शियल ले रहा हूँ और आपको लगता है कि आप उसे खुद लीज आउट कर सकते हैं मिनिमम इस एरिया में, उसी को बेंचमार्क मार के चलिए, क्योंकि वो बेंचमार्क अगर आप खुद लेके चलेंगे तो आप मेंटली तैयार रहेंगे कि अगर डेवलपर द्वारा रेंट आउट नहीं भी होती है तो कम से कम मैं इसको एक्चुअल में इतने रेंट पे चढ़ा सकता हूं और मैं इस रेंट से सेटिस्फाई हूं। वो आपको लेते टाइम प्रॉपर सर्वे करके फिर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्योंकि वो रेंटल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को डिफाइन करता है। तो यहाँ रेंटल कितना आ रहा है उससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। जैसे अक्सर ट्रेंड देखा जाता है कि बैंक की जो प्रॉपर्टी चढ़ी है वो 3 से 4% का रेंटल होता है, और वही प्रॉपर्टी अगर किसी बड़े ब्रांड को चढ़ी है तो वो 5% के आसपास का रेंटल उसमें ईयरली होता है, और अगर किसी छोटे ब्रांड को चढ़ी हुई है तो 6% के आसपास का रेंटल एक्सपेक्टेड होता है। तो यहाँ पर किस टाइप के आपको ब्रांड को देना है उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या आने वाली है वो आपके रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर लीजिंग राइट किसके पास है और डेवलपर कर पाएगा नहीं पाएगा, या आप खुद उसे लीज आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपको समझने की ज़रूरत है। कैचमेंट एरिया मैंने आपको बताया था कि कैचमेंट एरिया में लोग कितने हैं, ये कहीं आपका शेयर तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो शेयर हो रहा है तो वही लोग उतने और प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। मतलब
वहाँ कंपटीशन क्या है, किस टाइप के डेवलपर का प्रोफाइल वहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस डेवलपर की आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे डेवलपर्स वहाँ पर हैं, तो वो कहीं क्राउड ज़्यादा ना पुल कर पाएँ, क्योंकि अगर उन्होंने ज़्यादा क्राउड पुल कर लिया, ज़्यादा ब्रांड्स को पुल कर लिया, तो वहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कम हो सकती है। ये ज़रूर देख लें, क्योंकि आपका ब्रांड, आपका डेवलपर अगर ज़्यादा बेटर है तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साथ में डेवलपर के जो पास्ट प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर 5 साल के बाद किस टाइप का लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपर जब प्रोजेक्शन देता है तो उस टाइम तो ज़रूर सब अच्छा लगता है, साल 2 साल सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन 5 साल के बाद क्या डेवलपर ने वो जो प्रॉपर्टी दी थी पोजीशन, उसमें मेंटेनेंस सही हो पा रही है, क्या उसकी RW अच्छा मेंटेन कर रही है, ये सब ज़रूर आप देख लें। क्योंकि एसोसिएशन जो मेंटेन कर रही है वो किस टाइप का उनका एक्सपीरियंस रहा डेवलपर से प्रॉपर्टी को टेक ओवर करने में, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी एसोसिएशन टेक ओवर करती है, तो प्रॉपर्टी टेक ओवर करते टाइम डेवलपर से क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या उन्हें दिक्कत वहाँ पर आई, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। जैसा मैंने बताया, रेरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि पोजीशन के 5 साल के बाद तक वो चीज़ें मेकअप हो जाती है, वहाँ पे आप डेवलपर के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको रेरा हमेशा चेक करना ना भूलें, क्योंकि रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही आपको बाय करनी है। और रेरा कंप्लायंस डेवलपर रेगुलरली प्रॉपर्टी बाय करने के बाद अगर रेरा कंप्लायंस रेगुलरली अथॉरिटीज़ को सबमिट कर रहा है, क्योंकि क्वार्टरली उसे वो डिटेल सबमिट भी करनी है, तो ये मान के चलिए कि आपकी प्रॉपर्टी ट्रैक पर है और फ्यूचर में वो टाइमली पोजीशन होने वाली है। और वहाँ पर पोजीशन अगर टाइमली होगा और राइट टाइम पे उसका पोजीशन होगा तो वो प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि किस टाइम पे पोजीशन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मान लीजिए कोई अच्छी कनेक्टिविटी खुली और उस टाइम पे वो कनेक्टिविटी के हिसाब से कमर्शियल रेडी है, तो वहाँ पर कैचमेंट एरिया में और लोगों की आवाजाही बढ़ सकती है, नए लोग और एड ऑन हो सकते हैं। तो जैसे जैसे लोग और एड ऑन होंगे उतना आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो ये भी आप ज़रूर समझ लीजिए। और साथ में सबसे लास्ट पॉइंट, अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस डेवलपर की कैसी है टिल पोजीशन, क्योंकि उसके बाद आपको CRM को 3-4 साल 5 साल जो भी पोजीशन का टाइम डेवलपर ने कमिट किया है वो आपको CRM को झेलना है। तो अगर CRM बढ़िया है, आफ्टर सेल सर्विस डेवलपर की अच्छी है, उनका सेल स्टाफ या CRM का स्टाफ कोऑपरेटिव है, वो अक्सर प्रीवियस ट्रैक के हिसाब से उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है जो एक आम आदमी को आते हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। उम्मीद है मेरे दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये सारे पॉइंट्स आप आगे आने वाले किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी बाइंग में ज़रूर कंसीडर करने वाले हैं या नहीं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और किस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही आपको और अच्छी आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। जय हिंद।